अस्सलाम वालेकुम। जाफ़र लाहौर में खुशामदीद। मैं हूँ रबनाज। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यकीनन आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे एक अच्छी सुबह का आगाज़ कर रहे होंगे। नाज़रीन, अक्सर उस्ताज़ा हत्ता के वालिदैन भी ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि बच्चा पढ़ाई में तेज़ नहीं है। ऐसे उस्ताज़ा और वालिदैन के लिए एक मिसाल है कि तेज़ होते हैं बच्चे खेल से, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। जी हाँ, कोई भी तालिब इल्म चाहे वो किसी भी जमात में हो, जब तक जिस्मानी तौर पे फिट नहीं होगा उस वक्त तक वो बेहतर तालीम हासिल बिल्कुल नहीं कर सकता। जिस्म को फ़िट रखने के लिए वर्जिश बेहद ज़रूरी है। और अगर बात कर ली जाए कि जिस्मानी वर्जिश का ताल्लुक़ किससे है, तो यकीनन बिला वास्ता खेलों से ही है। फ़िटनेस के हवाले से एक और मशहूर है कि जिस मुल्क में खेल के मैदान आबाद हों उनके हस्पताल जो है वो वीरान होंगे, और जिस मुल्क के खेल के मैदान वीरान हो तो जो उनके हस्पताल हैं वो भी आबाद रहेंगे। यही वजह है कि किसी भी माशरे में एकेडमिक एजुकेशन की जो तरह फ़िज़िकल एजुकेशन के कलीदी किरदार को भी तस्लीम किया जाता है, जिस तरह नसाबी तालीमी ज़हनी सलाहियतें और बेहतर किरदार परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं, इसी तरह जिस्मानी जो है तालीम नौजवान में नस्मो नस्ल एहसास ज़िम्मेदारी और कायदाना सलाहियतों के लिए जो राह हमवार करती है। पाकिस्तान में अगर बात करें जिस्मानी तालीम की, तो जिस्मानी तालीम की शरह तरक्की याफ्ता मुल्कों की जो बनिस्बत कम देखने में आती है, लेकिन माजी के बरक्स हमारे यहाँ सूरत हाल तब्दील हो रही है। तरक्की याफ्ता मुल्कों की जो स्कूल्स में फ़िज़िकल एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए स्कूल्स में ही मुख्तलिफ़ गेम्स के इनेकाद करवाया जाता है, ताकि जो तलबा की किरदार साजी के साथ साथ ज़हनी और जो जिस्मानी नशोनुमा भी मुमकिन हो सके। इसीलिए हुकूमत और दीगर इदारों को जो मिलकर खेलों के वसाइल फ्राहम करने की ज़रूरत है, ताकि जो नौजवानों में तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों को भी फ़रोग़ दिया जा सके। तो ये था आज सुबह का मैसेज। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि बच्चों में बदहज़मी और जो पेट के मसाइल हैं हर वालिदैन के लिए किसी परेशानी से जो हैं वो कम नहीं है। तकरीबन हर बच्चे को कभी ना कभी बदहज़मी और पेट में दर्द का सामना करना पड़ता है। बच्चों में पेट के दर्द की कई वजूहात भी मंजर आम पर आ रही हैं, जिनमें बदहज़मी, मैदे में इन्फेक्शन तो बहुत आम सी बात हो चुकी है। अब बच्चों में बदहज़मी और पेट के मसाइल की सही वजह की अगर तशख़ीस करना है तो अक्सर वालिदैन के लिए भी मुश्किल सा जो है ये मरहला हो जाता है। उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका छोटे बच्चों की नशोनुमा पर भी असर पड़ सकता है। तो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हकीम हाफिज़ फ़रहान हनीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, वेलकम कहते हैं आपके प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। चूँकि हम देख रहे हैं कि बच्चों में इस वक्त जो पेट के मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी जो रीज़न से अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सी वजूहत शामिल है इसमें? सबसे पहले तो जो बच्चे होती हैं अक्सर औक़ात बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसमें अक्सर औक़ात ये फ़ास्ट फूड और ये ख़ास करके जो बच्चों की चॉकलेट्स वगैरह होती हैं, कैंडीज़ वगैरह होती हैं, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। उसके अलावा अक्सर औक़ात बच्चे घर में जो भी चीज़ हाथ में आए मुँह में डाल लेते हैं, तो इसकी बुनियादी वजूहात में ये चीज़ें आती हैं। इसकी वजह से फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सर्दी जैसे बारिश आई, बारिश में कपड़े वही भीगे रहे, आके पंखे के नीचे बैठ गए। बाज़ औक़ात सर्दियों में आप किसी शादी पे चले गए, सर्दी लग गई, उसकी वजह से नमूनिया हो गया, ठंड हो गई, यानी कि किसी न किसी वजह से कोई पेट का मसला आ गया। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसहाल लग जाते हैं, बाज़ औक़ात पेचिश लग जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसकी वजह से पेट के कीड़े भी बढ़ जाते हैं। जैसे आम बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें खाते हैं तो उससे पेट के कीड़े हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात बच्चे का पेट फूला रहता है। बाज़ औक़ात बच्चों को ऐसी कॉन्स्टिपेशन होती है कि 2-2, 3-3 दिन स्टूल पास नहीं होता, तो उसमें भी बच्चा बहुत ज़्यादा रोता रहता है। बाज़ औक़ात बच्चों को नज़र बद लग जाती है। कोई बच्चा इनके प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है, तो उसको अगर हम माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ना पढ़ें तो उससे भी नज़र लग जाती है। तो ये सारी वजूहात है, किसी भी वजह से ये मसला बन सकता है। ठीक है। बच्चों में जो बदहज़मी और पेट दर्द का जो हम देख रहे हैं, वालिदैन को किस तरह से आइडिया होगा या वो किस तरह से पहचान कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर ही पेट में दर्द होती है तो घर में जो है ना वो कोई टोटका जो इस्तेमाल कर लेते हैं पेरेंट्स। अक्सर औक़ात जो हमारी माएँ थी, बुज़ुर्ग थे, वो बड़े तजर्बाकार होते थे। सीना बसीना चीज़ें ऐसी चलती आ रही होती थी, अक्सर घरों में ये चीज़ें पड़ी होती थी। और बच्चा जब भी पेट में दर्द होगी तो वो टांगें इतनी इकट्ठी कर लेगा और रोएगा, चीखेगा। अगर उसके सर में दर्द हो तो वो सर को नोचेगा। अगर कीड़ों की शिकायत हो तो वो नाक को खुजाएगा या मक्खद वाली जगह, पखाने वाली जगह के ऊपर खारिज करेगा। तो बड़ों को ये सारी अलामात पहले से पता होती थी, यहाँ पे इसका हाथ बोल नहीं सकता। हाँ, तो वो उसकी जो है ना सिम्टम्स वो उससे पहचान लेते थे। ठीक है। अब अगर पेट में दर्द है
तो वो बच्चा चीख रहा है तो फ़ौरी तौर पे पहले ना आम बाज़ार से भी मिल जाती हैं, जनम घुटी मिल जाती है, अर्केशीरी मिल जाता है या ग्राई वाटर मिल जाता है। लेकिन अगर हम घर में बनाना चाहें तो बड़ा आसान है। इसमें सौंफ है, सोए हैं और इसी तरह ज़ीरा सफ़ेद है और अजवाइन है, पुदीना है। इसका पानी बना के अगर दे दिया जाए तो फ़ौरी तौर पे अफाका हो जाता है। पुदीने का पानी? हाँ जी। ख़ास करके अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाएं तो यकीन करें जब भी पेट का मसला कोई भी हो तो सिर्फ वो पहाड़ी पुदीना ही उसको जोश देते हैं, उबाल के पानी पिला देते हैं, फ़ौरी तौर पे बच्चा ठीक हो जाता है। ठीक है, तो क्या देसी नुस्खों की मदद से बच्चों के जो हाजमे वो बेहतर हो सकते हैं और कितने दिन में हो जाते हैं? बाजू का तो ऐसी चीज़ें हैं, पहली खुराक से फ़ौरन फ़र्क पड़ जाता है। तो हिकमत में इसका क्या इलाज है? हिकमत में बहुत सारे नुस्खा जात हैं। ठीक जैसे अगर आपको बच्चे को इस हाल हैज़े की शिकायत हो गई है, मोशन भी आ रहे हैं साथ उल्टी वॉमिटिंग भी हो रही है, तो इससे आपको पता है कि फ़ौरी तौर पे बच्चे के अंदर पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी तो इसमें सबसे पहले फ़ौरी तौर पे घर में जो इलाज है एक तो पुदीना है, उसका कहवा बना के दे दिया जाए, थोड़ा सा बीच में लेमन निचोड़ लिया जाए। लेकिन इससे भी एक फास्ट जो फ़ौरी तौर पे आपके अंदर डोज जाएगी, फ़ौरी तौर पे वॉमिटिंग रुक जाएगी और पेचेस जो आ रहे हैं, मोशन जो लगे हुए इस हाल जो है वो फ़ौरी तौर पे रुक जाएंगे। उसमें फ़ौरी तौर पे आपने लौंग और दारचीनी, उसमें लौंग 3 अदद, 1 टुकड़ा दारचीनी का डालें, उसका कहवा बनाएं, उसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ के बच्चे को, अगर छोटा बच्चा है 2-3 ड्रॉप्स, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो 1 चम्मच पिला दें। फ़ौरी तौर पे पहली खुराक से उल्टी भी रुक जाएगी और इस हाल भी रुक जाएंगे। अब इस हाल और पेचिश में भी फ़र्क है। पेचिश में पेट में दर्द होके तो स्टूल पास होता है, जो इस हाल होता है उसमें तो वॉमिटिंग और पानी की तरह मोशन 1 या 2, 3, तीसरी दफ़ा तो बच्चे के अंदर से पानी ही खत्म हो जाता है। बच्चे ऐसे भी होते हैं, ऐसे केसेस भी होते हैं कि जो महीना जो है वो मोशंस का ही शिकार रहते हैं। वो पेचिश होती हैं। पेचिश होते हैं वो महीना अगर बच्चे को लगे भी रहे ना तो बच्चे की डेथ नहीं होती। जैसे इस हाल है ना, हैज़े की शिकायत है, उसमें तो बच्चे को 2-3 दफ़ा स्टूल आए तो पानी की कमी हो जाती है। अगर फ़ौरी तौर पे ड्रिप वगैरह ना लगाई जाए तो वो उसकी मौत का खदशा होता है। जो पेचिश होते हैं ये आंतों की इन्फेक्शन होती है। इसके लिए हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के अद्वियात हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल, से शेयर भी करेंगे कि आखिर घर में अगर बच्चा बीमार हो जाए या पेट में मुसलसल दर्द रहे तो उसका जो घर में इलाज है वो किस तरह से मुमकिन है और कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं? उसमें बड़ी बेहतरीन चीज़ है, अगर बच्चे को पेचिश हैं, जैसे आपने कहा 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन बच्चों को 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा स्टूल आ जाता है और ये स्टूल जो होता है ये पीले कलर में होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर गर्मी होती है, उसकी वजह से आंतों में इन्फेक्शन होती है। उसके लिए हमारे घर में चीज़ें पड़ी होती हैं। सौंफ ले लें 50 ग्राम, उसके बाद ये हल्दी ले लें 50 ग्राम और उसके बाद ये मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम। ये 3 चीज़ों का फ़ाइन पाउडर करके तो घर में रख लें। ये 2-2 चुटकी बच्चे को खिलाते रहें 3 टाइम, तो अल्लाह के हुक्म से पहली खुराक से ही उसके पेट की दर्द ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद इसी से ही मोशन ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, हमारे घरों में अक्सर छिलका इसबगोल पड़ा होता है, छिलका इसबगोल, ठीक है, वो ठंडे दूध में डाल के तो वो भी पिला दिया जाए तो फ़ौरी तौर पे। लेकिन छिलके का स्टाइल होता है कि अगर पेट में दर्द हो और पेचिश लगे हों, ठीक है, तो उसमें छिलका डालना है, 1 दफ़ा हिलाना है, फ़ौरन पिला देना है। तो उससे क्या होगा, आंतों में जो इन्फेक्शन होती है वो फ़ौरी तौर पे उसमें रिलीफ आ जाता है। पेट में ये बड़ा हो या छोटा हो, दोनों के लिए ये जो नुस्खा मैंने बताया दोनों के लिए यकसा मुफीद है, दोनों के लिए ज़बरदस्त किस्म का है। इसी तरह अगर इसी में हम 2 चीज़ें और हैं बड़ी बेहतरीन किस्म की हैं, वो अगर हम इस्तेमाल करवा लें तो उससे भी फ़ौरी तौर पर अफाका हो जाता है। अफाका हो जाता है, बिल्कुल। हकीम साहब, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, मोहम्मद खान अफरीदी नौशहरा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं जरा ये हकीम साहब से पूछना चाहता हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? हमारा एक बच्चा है, उसके पेट में दर्द भी होता है और साथ यरकान भी है, ठीक है, तो इसका क्या इलाज? अच्छा, जब यरकान भी है और पेट में दर्द भी है, पीला यरकान होता है तो अमूमन बच्चों को भूख भी बंद हो जाती है और पेट में भी दर्द रहता है, ठीक है। इसके लिए कोई मुश्किल इलाज नहीं है, सबसे बेहतरीन इलाज है। उसमें रेवन खताई ले लें, खताई 50 ग्राम, और नुशादर ठीकरी ले लें 50 ग्राम, और कलमी शोरा ले लें 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें लेके इसका फ़ाइन पाउडर करके 2-2 चुटकी सुबह दोपहर शाम खिलानी शुरू कर दें। और उसके साथ यही जो मैंने नुस्खा बताया, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, 3 चीज़ें, मुलट्ठी और सौंफ, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम लेके इसका फ़ाइन पाउडर करके ये खिलाना शुरू कर दें। अल्लाह के हुक्म से फ़ौरी तौर पे पहली खुराक से रिज़ल्ट आ जाएगा। और ऐसे बच्चे को आप इमली, आलू बुखारा और ज़रिश्क 3 चीज़ें लें,
इसका रात को इसको थोड़ा थोड़ा भिगो दें, इसका पानी सुबह बना के तो थोड़ा थोड़ा बच्चे को, अगर छोटा है तो चम्मच के साथ मिला लें। एग्जैक्टली अभी आपने ये जिक्र किया है, तो मैं यहाँ पूछना चाहूँगी किस एज का जो बच्चा होगा उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये? बच्चा है तो उसकी इसकी मिकदार खुराक होगी 1 से 2 चुटकी, ये जो नुस्खे बताए हैं, और शरबत 1 से 2 चम्मच। अगर बड़ा है तो वो इसका चम्मच का चौथाई हिस्सा सफूफ लेगा, और जो इमली आलू बुखारे का शरबत है और साथ मैंने ज़रिश्क बताई है, वो कम अज़ कम 1 गिलास जो है वो बना के उसको पिया जाए तो बेहतरीन रिज़ल्ट है। और ये आप तकरीबन 1 से 2 हफ्ते करवा दें, इंशाल्लाह आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है। 10 से 13-12 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उनको भी यही दिया जा सकता है? बेहतरीन उनके लिए। ठीक है। और इसी में अगर पेचिश लगे हों, पेट में दर्द भी हो रहा हो, हमारे पास एक दवाई होती है, ये बैलगिरी और मोचरस, बैलगिरी और मोचरस इतनी कमाल की है कि छोटे बच्चों के लिए, जैसे आपने जिक्र किया था 1 महीना हो गया, उसके लिए 1 चुटकी पानी में घोल के दे दें, पहली खुराक में रिजल्ट है। अगर बड़ा कोई हो, उसको भी मसला हो जाए, तो पानी को मीठा करे, 1 गिलास पानी ले, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल ले, तो उसके साथ ये चम्मच का चौथाई हिस्सा पहली खुराक, और ठीक 5-10 मिनट बाद पेट में दर्द भी खत्म हो जाएगी। और जो पेचिश आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से पहली खुराक के बाद नहीं आएंगे, ठीक है। और 3-4 खुराकों की ये डोज होती है, उसके बाद पेचिश नहीं आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ पेरेंट्स को हम देखते हैं जो अपने बच्चों को बिल्कुल भी फास्ट फूड नहीं देते हैं, घर में ही बनाई हुई चीज़ें, खिचड़ी हो गई, सब्जियां हो गई, बॉयल वेजिटेबल्स हो गई, वही दे रहे होते हैं। उसके बावजूद भी इस तरह की कंडीशन बच्चों की हो जाती है, पेट में दर्द रहता है। 2 चीज़ें याद रखें, बच्चा जो उसका सबसे नाजुक मिजाज होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मिजाज होता है तर गरम। अब बच्चे को सर्दी भी जल्दी लग जाती है, गर्मी भी जल्दी लग जाती है। जैसे ही मौसम चेंज होता है या कोई गज़ा ऐसी कोई भी खाई जाती है तो फौरी तौर पे उसके ऊपर रिएक्शन होता है। तो इसमें अगर कोई भी मसला हो, अगर पेट में दर्द, एक ज़्यादा मसला आता है, अक्सर औकात के बच्चे को गैस हो जाती है, अफारा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है, ठीक है। और या ऐसे बच्चे होते हैं जो फीड करवाती हैं माएँ, तो बच्चे को ना खाना हज़म नहीं होता, और अक्सर औकात बच्चा खाना खाता है, थोड़ी देर बाद वो दूध को उलट देता है। इसके लिए सबसे पहली बात तो अक्सर क्या माएँ करती हैं कि जैसे ही बच्चा रोया फ़ौरन फीड करवा दिया। इसका दौरानिया बढ़ा दें, अगर 1 घंटे बाद फीड करवाती हैं, 2 घंटे बाद फीड करवाना छोड़ दें, तो वो जो दूध उलटता है वो छोड़ देगा। दूसरा, फीड करवाने के बाद बच्चे को थोड़ी देर तक यहाँ पे लगा के उसे थपकी दें ताकि उसका खाना डाइजेस्ट हो जाए। अक्सर औकात बच्चों को डकार आता है, तो उसको वो माएँ जो पहले समझ जाती हैं हाँ अब इसका खाना नीचे चला गया, अब उसे लिटा देंगी तो वो वॉमिटिंग नहीं करेगा, दूध नहीं उल्टेगा, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को, अगर बड़ा बच्चा है उसका पेट अक्सर ख़राब रहता है, उसमें अगर हम बिल्कुल ही दूध वाली चीज़ें दे रहे हैं तब भी नुकसानदेह है। उसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं कर सकते, टोटल चीज़ें हमने दे रही हैं। अगर ज़्यादा हम खिचड़ी वगैरह, दलिया वगैरह ही देते रहेंगे तो उससे क्या होगा, इस हाल आना शुरू हो जाएंगे, उसे खाना अच्छे तरीके से हजम नहीं होगा, या तो वो वॉमिटिंग कर देगा या उसे पानी की तरह मोशन लग जाएंगे। तो उसके लिए जड़ी बूटियां जो हैं वो इसके लिए लौंग और दालचीनी, इसका कहवा बना के इस्तेमाल करवा दी जाए तो फौरी तौर पे लेमन निचोड़ के फौरी तौर पे ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ा मसला बच्चों का सेहत का, जो बच्चे सेहत नहीं बनती। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन, 2-2 3-3 दिन स्टूल पास नहीं होता और बच्चा रोता रहता है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। उसके लिए इतना ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है कि उसमें आप ना, एक तो देसी घी लग रहा था और गुड़, और ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो माएँ कहती हैं हमारे बच्चे सेहतमंद नहीं होते। अच्छा। जो माएँ कहती हैं हमारा बच्चा जो है इसके पेट में गैस अक्सर रहती है, जो माएँ कहती हैं बच्चों का गला ख़राब रहता है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन नहीं ख़त्म होती, बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं, तो वो क्या करें, 50 ग्राम गुड़ ले लें और 50 ग्राम ही देसी घी ले लें। इसको आप चूल्हे पर रखें ना, इसको पकाएं। जब ये मेल्ट हो जाएगा ना, तो ऊपर वाला जो घी है वो उतार के रख लें, और जो गुड़ है उसे साइड पे कर दें। जो घी है ना, उससे आपने 1 चम्मच बच्चे को सुबह देना है, 1 शाम देना है। लेकिन हिकमत में इलाज मौजूद है। बच्चों को अगर बदहजमी है, पेट ख़राब है, या फिर इस तरह के मसाइल जो वो जन्म ले रहे हैं, तो वालिदैन घर में जो है वो इन नुस्खों के साथ जो है किस तरह से इलाज कर सकते हैं, इससे बात करने के लिए हकीम हाफिज़ फरहान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में आने के लिए। जो कि बच्चों के जो मसाइल है इस पर हमने बात की, और साथ ही साथ जो है आपको बताने की कोशिश की है कि इसका जो इलाज है वो किस तरह से जो मुमकिन है। तो वालिदैन को भी चाहिए घरों में इस तरह के जो नुस्खे हैं उसका इस्तेमाल करें, और इसके थ्रू जो है बच्चों का इलाज कर सकते हैं। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जहां आबादी बढ़ती चली जा रही है, वहाँ पर पाकिस्तान में किराए के जो मकानात हैं उसमें रिहाइश इख्तियार करने वाले शहरियों की बहुत बड़ी तादाद हम देख रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के शहरों में 39% जो लोग हैं वो किराए के मकानात में रह रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह
देहात से लोगों का शहरों की तरफ रुख करना भी है। शायद यही वजह हो सकती है, जबकि लोग माली हालात के बायस भी अपना ज़ाती घर जो है वो ख़रीदने से कासिर होते नज़र आ रहे हैं। किराएदारों को बहुत से मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। मालिक मकान मुँह मांगे किराए के साथ जो है भारी जो एडवांस है वसूल करते नज़र आते हैं, जो कि किराएदार के लिए मुश्किल हो जाता है, उसके जेब पे भारी पड़ने लग जाता है। दुनिया के अगर बात करूँ तो दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी किराएदारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन तो मौजूद हैं जो किराएदारों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इससे लाइल्म हैं। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं और किराएदारों को कौन कौन से हकूक़ हासिल हैं, इस पर बात करने के लिए एडवोकेट राजा मोहम्मद अहमद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम कहते हैं आपको जाकर लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान की आबादी बढ़ती चली जा रही है, उस आबादी में जो देहात के ज़्यादातर लोग हैं उनकी कोशिश है कि वो शहरों की तरफ मुंतकिल हों, मज़ीद सहूलतें उनको भी चाहिए, तो इसीलिए शायद वो नकल मकानी भी कर रहे होते हैं, आए रोज़ रेंट पे घर ढूंढे जा रहे होते हैं। लेकिन इसके जो कुछ रूल्स हैं वो हम देख रहे हैं वो उससे लाइल्म है। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी सिर्फ रेंट के लॉज के रिलेटेड लाइल्म नहीं है। हमारे यहाँ जनरली हम लोग अपने जो कवानीन हैं उनसे लाइल्म है, और हम वकील को सिर्फ तब याद करते हैं जब हमें मुसीबत पड़ जाती है। हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हुए, एग्रीमेंट्स करते हुए लॉयर से रब्ता करना गुनाह समझते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि कंसल्ट ना करना लॉयर से। और फिर जिस तरह से हमारा सोशल मीडिया है कि जो कंटेंट वायरल हो रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो किराएदार को कानून के तहत अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से हकूक़ हासिल होते हैं, ताकि कल को अगर कोई इश्यूज़ होते हैं ऑनर की तरफ से तो वो उसको जो आसानी से फेस कर सकें? इसमें पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 किराएदारों को काफ़ी हकूक़ देता है। इसका जो सेक्शन 5 है वो सबसे पहले ये कहता है कि जो आपका जो किराएदारी नामा है ना, ठीक है, दैट शुड बी एन एग्रीमेंट, मतलब वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो। पहले हम होता था ज़ुबानी कलामी, आप किराए पे मकान दे दिया, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद वो उस पर फर्दर बताता है कि जी ये एग्रीमेंट होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आपने शामिल करनी है। और फिर हकूक़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो इसका सेक्शन 12 है वो ऑब्लिगेशंस ऑफ द लैंडलॉर्ड बताता है हमें, कि जिसमें उसको आप एक तो रिटन एग्रीमेंट उसको रजिस्टर्ड करवा के देंगे, आप उसको बेसिक सप्लाईज देंगे और आप कंप्लाई करेंगे जो आपका टेनेंसी एग्रीमेंट है उसके साथ। ठीक है, तो इस तरह के जो है वो सेक्शंस इसके लिए हैं। और अगर मैं बात करूं कि अक्सर ही हम देख रहे हैं, अभी आपने एग्रीमेंट की बात की है कि पहले ज़ुबानी जो है वो हो जाता था फैसला कि रेंट इतना होगा या फिर एडवांस इतना होगा, इसके लिए कोई पेपर्स मौजूद नहीं होते थे या कोई एविडेंस मौजूद नहीं होता था। लेकिन अब एविडेंस होने के बावजूद, एग्रीमेंट होने के बावजूद हम देख रहे होते हैं कि जो ऑनर है वो 3-4 महीने गुजरते हैं, उनको बेहतर नहीं लगते, या फिर जो किराएदार होते हैं तो वो उनको कह देते हैं खाली कर दें आम घर। इस तरह के सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहली बात है, हमें लॉ में एक प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते मुझे पता नहीं था मेरे हकूक़ का, आपको पता होना चाहिए। आप रेंट ट्रिब्यूनल में जाएं, उधर एक प्रॉपर प्रोसीजर है। जो इसका सेक्शन 15 है ना, पंजाब PRAP का, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट, उस 2009 का जो सेक्शन 15 है वो ये बताता है कि आपने जो एविक्शन करनी है उसकी स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं। ठीक है, अगर आपका 2 साल का एग्रीमेंट है और कोई ब्रीच नहीं हुई, जो उसमें एक प्रॉपर, मेरा ख्याल हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि मैं एक एक बताऊं, लेकिन जो चीज़ें जो ग्राउंड्स हैं उन ग्राउंड्स के अलावा आप किसी सूरत टेनेंट को नहीं निकाल सकते। ठीक है जी। तो मुआहिदा जो है वो तहरीरी होना कितना ज़रूरी होता है और इसमें क्या क्या जो है वो रूल्स शामिल होते हैं? ये भी हमें PRAP पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट बताता है कि क्या क्या चीज़ें आपने शामिल करनी है। उसमें सबसे पहले उनकी डिटेल्स आ जाती हैं। उसके बाद अब जिस तरह मैंने एक ड्राफ्ट किया है किरायानामा, मतलब अक्सर हम करते हैं, तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी चीज़ें ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, यानी जिस तरह अभी मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले किरायानामा ड्राफ्ट किया, तो उसमें यह था कि 6 लाख रुपए जो कंस्ट्रक्शन पे आएगा वो किराए से डिडक्ट होता रहेगा। ठीक है, तो आपकी उस पर आपको काफ़ी मिल जाती हैं चीज़ें कि आप ऐड कर सकें। ठीक है। अच्छा, जो एग्रीमेंट होता है किराए नामे के हवाले से, तो उसमें जो किराया लिखा जाता है, दर्ज किया जाता है, उसके बावजूद हम देख रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि हर महीने बाद या कुछ महीने बाद या साल बाद जो है वो इतना किराया हम बढ़ा देंगे, 20% बढ़ा दिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो उस सिचुएशन में जो है वो किराएदार को क्या करना चाहिए? अब अगेन मैं लॉ की तरफ आऊँगा। जो एक्ट है वो ये कहता है कि
अनलेस आपने एक्सप्रेसली नहीं ना बताया हुआ कि हर साल बाद बढ़ेगा, तो बिल्कुल। चाहे मकान 10 साल के लिए आपका मुआहदा किराया वही सेम रहेगा। और अगेन अगर आपको ग्रीवेंस है तो आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाना कोर्ट में जाना चाहिए। और फिर मैं कहूँगा कि वकील के साथ सिर्फ कोर्ट में ना जाएं, जब आप एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो तब भी किसी लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए। तो किराया ना देने पर अभी हम बात कर रहे हैं कि जो वो मालिक है वो भी कार्रवाई करवा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे किराएदारों के हकूक़ हैं वहाँ पर ऑनर के भी डेफिनेटली हकूक़ तो हैं ही। अगर हकूक़ की बात की जाए तो दोनों के इक्वली हकूक़ हैं। और अगर मैं बात करूँ कि मालिक मकान गैर कानूनी तौर पर किराया बढ़ा रहा है या फिर साल की बात हुई थी, इससे पहले भी हमने इस पर जिक्र किया था, और मुसलसल फिर तंग भी किया जा रहा होता ऑनर की तरफ से जो है ना वो जो रेंटेड होते हैं उनको, उस पे ना लॉ बड़ा क्लियर है कि अनलेस आपने प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, प्रियर नोटिस दे के आपने बता के फिर आना है, आप बार बार प्रेमिसेस को ब्रीच नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें तब अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड ये है कि लॉ का होना और बात है, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में ये डिफरेंस है कि पाकिस्तान में कवानीन तो बहुत अच्छे मौजूद हैं, हमारा आइन बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर उन हकूक़ को दिया ही ना जाए, अवाम को खुद भी ना पता हो और ना स्टेट का ये माइंड हो कि इनको ये हकूक़ देने चाहिए, तो फिर तो कुछ नहीं। अभी आपने कहा कि डेवलप होना शुरू हुआ है, तो कितने फीसद जो हैं किराएदार उनको ये मालूम है कि इस तरह का कानून मौजूद है? अगर है तो कितने केसेस आ चुके हैं अभी तक और किस किस्म के? अब इसमें मैं किसी क्लास को हिट नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारी जॉब क्लास है, जिस तरह हमारे एंकर पर्सनस हो गए, टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, दीज पीपल आर वेरी वेल वर्स्ड। मेरे एक दो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी क्लाइंट है, तो वो तो हर काम वकील से पूछ कर करते हैं। ठीक है। मेरे बल्कि पहले क्लाइंट थे जिनकी के कर्नल साहब रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने को गाड़ी भी बेचनी हो ना तो मुझे बुला लेते हैं और मुझे कहते हैं यार ये प्लीज़ इसको पढ़ो, ये देखो ये क्या है। अच्छा। तो ये इस तरह के लोग भी मौजूद हैं, और कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कल को आके कहते हैं जी मैं निकाला गया हूँ, मैंने 5 लाख एडवांस दिया था, 5 साल का मुआहदा था। आप पूछते हैं यार मुआहदा तो दिखा दो, रजिस्टर्ड हुआ नहीं हुआ, एग्रीमेंट होता ही नहीं, तो फिर लॉयर तो नहीं उस पर कुछ क्या कर सकता है। पहले कोई दौर थे जब इस चीज़ की थोड़ी वैल्यू थी, अब तो रिटर्न एग्रीमेंट के बगैर जो है ना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो SOPs कौन कौन से होते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ? अगर किसी को आपने घर देना है या घर जो है वो सेल करना है, तो सबसे पहले जो कानून के मुताबिक है उसके SOPs कौन से हैं? जो आपने घर सेल करने की बात की है ना, इसमें रेंट से हट के एक बात मैं आप सब नाजरीन के लिए एक हो जाएगी। अभी मेरे पास एक केस आया हुआ है लेस्को के अगेंस्ट, लेस्को के अगेंस्ट। अच्छा। अब वो इस तरीके का है कि अगर आपके पास 1 मिनट हो मैं बता दूं, क्योंकि वो आपने जो सेल वाली बात की है, वो ऐसा हुआ कि ए पार्टी है उसने बी को घर फरोख्त किया और मुआहदे में लिखा कि इस पे 1 मीटर लगा हुआ है। अब उन्होंने कहा कि इस मीटर का हम बिल देते रहेंगे, 1 मीटर हम और लगवा लेते हैं। उस पार्टी को 2 साल बाद एक बिल आता है 6 लाख रुपए का, ठीक है, एक और मीटर का किसी, वो भी ए पार्टी के नाम पे। वो पार्टी लेस्को के दफ्तर जाती है कि भाई हमें बताएं ये 3rd मीटर कहाँ से आ गए, 2nd मीटर कहाँ से आया है, एक हमारे नाम पे है, एक पुरानी पार्टी के नाम पे है। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, आपने बिल देना है, तो आपने ये चेक करना होता है। अब वो उनको 6 लाख रुपया पड़ गया है, जबकि उन्होंने वो मीटर कभी प्रॉपर्टी पे था ही नहीं। ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले जब, इसलिए मैं कहते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू रेंट, ये आप किसी लीगल कंसल्टेंट, अच्छे लीगल कंसल्टेंट को साथ बिठा कर लिखवाएं। हम बात कर रहे थे कि कौन सी इस्लाहात हैं जो रेंट लॉ जो यहाँ सिविल लॉ में करने की ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए राजा मोहम्मद अहमद एडवोकेट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और बात कर लेते हैं कि इस वक्त शहर लाहौर में जहां पर तरक्याती काम चल रहे हैं, वहीं अगर हम जिक्र करें तो लाहौर के जिन मुकामात पर तरक्याती काम हो रहे हैं वहां पर लाहौर में ट्राम चलाने के हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से भी बड़ा फैसला किया गया है और हुकूमत पंजाब का जो अगले साल
फरवरी मार्च में ट्राम शुरू करने का फैसला है। तो इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चूँकि बात कर रहे हैं हम कि लाहौर में इस वक्त ट्राम चलाने के हवाले से बड़ा फैसला किया गया महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फ़ैसला तो हमेशा कर लिया जाएगा, लेकिन इस पर काम कब शुरू होगा? देखें, सबसे पहले तो इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि किसी भी मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है, जो बड़े शहर हैं, उसकी तरक्की के लिए ट्रांसपोर्ट का कितना अहम किरदार होता है। हमारे शहर में जो 51% मसाइल हैं वो इस वजह से हैं कि लाहौर का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है। अब जो आपने सवाल किया कि ये फ़ैसला तो कर लिया गया है, क्या इस पर अमल दरामद भी होगा या नहीं होगा, तो अभी तक इस गवर्नमेंट ने जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए इक़दामात उठाए हैं, प्रेसिडेंट तो यही बता रहा है कि ये ट्राम चल भी जाएगी। ठीक है। क्योंकि इस वक्त ये जो इलेक्ट्रिक ट्राम है ये डेरा गुजरा जो अली टाउन स्टेबलिंग यार्ड है ऑरेंज ट्रेन का, वहाँ पर पहुँच चुकी है, असम्बल हो चुकी है, पायलट प्रोजेक्ट इसका मुकम्मल हो चुका है और इसका कामयाब तजर्बा भी कर लिया गया है। केनाल रोड पर चलाया भी गया। अभी कुछ दिन पहले लोगों ने इसकी फुटेजेस भी देखी होंगी कि चीफ मिनिस्टर साहिबा और बाकी चीफ सेक्रेटरी पंजाब, महकमा ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स और बाकी लोग इसमें सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने इसको काबिल अमल भी करार दे दिया। अब बात यह है कि क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि हम इस ट्राम को हैंडल कर सकें। आप देखें कि लाहौर की 2 शाहराएँ ऐसी हैं, जब ट्रैफिक काउंट सर्वे किया गया जिसमें फ़िरोज़पुर रोड और केनाल रोड को सबसे मसरूफ़ तरीन शाहरा करार दिया गया। केनाल रोड एक ऐसी शाहरा है जो कि 10 सेकंड भी ट्रैफिक जाम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर केनाल रोड पर 10 सेकंड के लिए ट्रैफिक जाम हो जाती है तो पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। उसकी अमली जो मिसाल है वो एक दिन पहले की है। कल LDA टीपा की तरफ से केनाल रोड पर पैच वर्क शुरू किया गया, थोड़ी थोड़ी सड़क को उखाड़ा गया तो जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में पहुंच गया। अब जिस ट्राम की आप बात कर रही हैं, ये जो इलेक्ट्रिक ट्राम है जिसको महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब हुकूमत ने नेक्स्ट जो ईयर है उसके फरवरी और मार्च में चलाने का ऐलान किया है, तो क्या हमारे पास केनाल रोड पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? क्या केनाल रोड की इतनी कैपेसिटी है कि वो एक मज़ीद एक इलेक्ट्रिक ट्राम की मुतहम्मिल हो, या इस जो केनाल रोड है इसकी तोसी की जाए? अगर तोसी की जाएगी तो फिर जो दरख्त हैं वो काटने पड़ेंगे। और ये चीज़ जांचने की ज़रूरत है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया गया केनाल रोड पर तो ट्राम को खड़ा करने के लिए या मुसाफिरों के बैठने के लिए किसी तरह के बस स्टॉप मौजूद नहीं है। तो आप किस तरह इस अमर का ऐलान कर रहे हैं कि फरवरी और मार्च में इलेक्ट्रिक ट्राम को चला दिया जाएगा? हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि आप ट्राम को ना चलाएं या कोई ट्राम इस शहर के लिए ज़रूरी नहीं है। इस शहर के लिए एक बड़े मास ट्रांजिट के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ठीक है, अभी ट्राम की हम बात करें जिसका टेस्ट जो है वो इन लोगों ने कहा कि कामयाब हो चुका है। आप भी यकीनन उस मौके पर मौजूद होंगे, आपने भी जो है वो जायज़ा लिया होगा। आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक किस हद तक जो है ये ट्राम का मंसूबा ये कामयाब हो सकता है? देखें इरम, या तो हो कि हम दुनिया का पहला मुल्क हों कि हम इस ट्राम को चला रहे हों और हम इसके ऊपर कोई कमेंट करें कि ये कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता है। इससे पहले क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी है नोरिनको, उनकी तरफ से ये बनाई गई है और इससे पहले उन्होंने चाइना के शहर में ही इसका तजर्बा कर लिया है और उसके बाद 2021 में अबू धाबी में भी ये जो ट्राम है ये चलना शुरू हुई और आज तक ये चल रही है। इस ट्राम के ऊपर किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है। ये ट्राम ट्रैकलेस है, इसके लिए किसी भी तरह का, जिस तरह ये जंगला बस बनाई, मेट्रो बस बनाई कि दोनों तरफ जंगले लगा दिए, इसके लिए इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। या जिस तरह एक बाइकर लेन बनाई तो आपने एक अलग ही उस सड़क का हिस्सा बना दिया, ये एक ट्रैकलेस ट्राम है। इस ट्राम के ऊपर अभी तक किसी भी इदारे की तरफ से, खा वो पंजाब गवर्नमेंट है, महकमा ट्रांसपोर्ट है या जो नेस्पाक के लोग हैं, उन्होंने जो चेक किया उनको किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ ये है कि क्या लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर इजाज़त देता है कि इस ट्राम को चलाया जा सके। अब ये कहते हैं कि इस ट्राम को हमने ठोकर न्याज़ बेग से लेके हरबंसपुरा तक चलाना है। अब
क्या इनको कहा जाए कि अब हरबंसपुरा जहाँ पे जाके सड़क 2 लेन की हो जाती है, वहाँ से इस ये जो 50 फीट की ट्रेन है इसको किस तरह आप टर्न करेंगे? आपने तो अभी तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। फिर इस ट्राम की एक हाइट है जो जेल रोड अंडरपास, जो कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बनाया गया है, जिसकी हाइट सिर्फ 8 से 9 फीट है। उस अंडरपास के नीचे से इस ट्राम को किस तरह गुजारा जाएगा? आपने तो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया उसका। नहीं की गई बिल्कुल उसकी। तो इसलिए ट्राम के ऊपर किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं है। जो हमारे इदारों की तरफ से जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जाना है इस ट्राम को चलाने के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट को बना देते हैं और फिर उसके बाद उसको बेयारों मददगार छोड़ देते हैं। लाइक ये जो इस वक्त लाहौर की मेट्रो बस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, 2011 में जब ये बनाई गई तो 33 बिलियन रुपीस इसके ऊपर लागत आई। उस वक्त डॉलर का रेट, जो हमने चाइना से कर्ज लिया था, उस वक्त जो डॉलर का रेट था वो तकरीबन 97-98 रुपीस था। आज के रेट के साथ उसको कंपैरिजन करें तो हमारे पास मेट्रो बस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी 90 अरब रुपए का है। हमने उसके साथ क्या किया? क्योंकि हमने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। इसी तरह ये इलेक्ट्रिक बस के साथ भी हो रहा है, इसी तरह आज़ादी चौक फ्लाईओवर के साथ भी हो रहा है, इसी तरह लाल शहबाज कलंदर अंडरपास है, जो ये कलबा अंडरपास बनाए हैं कि हमने प्रोजेक्ट्स बनाए और उसके बाद उनको लावारिस छोड़ दिया। तो असल हुकूमत को ये इस चीज़ के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि फीते काटने के बाद जब इसको आवाम के लिए चला दिया जाता है फिर उसके बाद इसकी देखभाल की भी ख्याल करना चाहिए। ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी कोई अब ये PC1 बनाया जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इस मंसूबे को बनाया है ये 3 या 5 साल तक इसकी हिफाजत का जिम्मेदार होगा। लेकिन हमारे इदारे, मैं कहता हूं कि मुबैना तौर पर इन कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजते हैं कि उनसे वो 3 साल की और 5 साल की मेंटेनेंस नहीं करवाते। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, वो ज़बू हाली का शिकार हो जाते हैं और हमें फिर ये मौका देते हैं कि हम इनको जो तमाम फोकस है वो तखमीना लागत में है कि कितने जो है वो इस पर बजट रखना है या फिर इस पर जो काम करना है। पहले बजट को मलहूज़े खातिर रख लिया जाता है, काम हो ना हो वो बात की बात है। इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका, चूँकि बात कर रहे हैं कि लाहौर में ट्राम चलाने के हवाले से जो महकमा ट्रांसपोर्ट का जो फैसला था वो किस हद तक जो है वो करामत साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, वो आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उन्होंने एक बार मरतबा फिर दुनिया को ये दिखा दी है कि अगर जज्बा और मेहनत हो तो कोई ख्वाब जो है वो नामुमकिन ही नहीं है। इसी तरह अगर बात करें कि फार्मूला स्टूडेंट 2025 यूके में फन यूनिवर्सिटी की टीम ने दुनिया की टॉप टीमों में जगह बना रही है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चूँकि आवाज़ आ रही है आपको? जी। चूँकि हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं वो किसी से कम नहीं है, और इसी तरह अगर हम बात करें तो एक फार्मूला स्टूडेंट जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है। तो आपसे ये जानना चाहूँगी, इब्राहिम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो फार्मूला स्टूडेंट मुकाबला है ये असल में है क्या? तो फार्मूला स्टूडेंट एक कौमी इंजीनियरिंग मुकाबला है जिसमें दुनिया भर की यूनिवर्सिटी के तालिबे खुद अपनी रेसिंग कार डिजाइन और तैयार करते हैं। इसमें सिर्फ गाड़ी की कारकर्दगी नहीं बल्कि इसके पीछे मौजूद इंजीनियरिंग, बिजनेस प्लान और इनोवेशन को भी परखा जाता है। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। पाकिस्तान की जो टीम के लिए दुनिया की टॉप टीम्स में जगह बनाना कितना मुश्किल था इस वक्त? ये हमारे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि इंटरनेशनल टीम्स के मुकाबले में हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हमने अपने पैशन और अपनी क्रिएटिविटी के जरिए अपने जो मुकाम पाए थे, अगर हमारे पास फंड जमा ना होते या हमें स्पॉन्सर्स ना मिलते तो ये बहुत मुश्किल होता।
ठीक है, अगर इनको सपोर्ट ना किया जाता, ये स्पॉन्सर्स नहीं मिलते तो बहुत मुश्किल होता। सैयद शाहवीर भी हमारे साथ मौजूद है। शाहवीर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त एक जो फार्मूला स्टूडेंट मुतारिफ़ करवाया गया है, फार्मूला स्टूडेंट मुकाबला असल में है क्या, और इसके अलावा आपके जो बनाए गए फार्मूला हैं उसकी सबसे मुनफरिद जो खसूसियात है वो क्या है? अच्छा, हमारी टीम जो है वो 2016 में जो है वो डेवलप हुई। हम लोग के जैसे इंजीनियर्स थे, उन लोगों ने इसको डेवलप करा और हम पहले अभी तक ईवी क्लास में जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए आए थे और अब जो है हम लोगों ने इस साल FSAI यानी ऑटोनोमस में जो है ना हमने पार्टिसिपेट करा। अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारी गाड़ी की खास बात क्या थी, तो हमने अपनी ड्राइवरलेस कार पूरी सॉफ्टवेयर को डेवलप करी। फ्रॉम स्क्रैच हमने एडवांस एल्गोरिथम्स, पाथ प्लानिंग और कंट्रोल सिस्टम बनाए। मैडलेब सेंसर से डेटा लिया, ट्रैक को समझा और कार चलाने सिस्टम हमने खुद डिजाइन किया। इसमें AI काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कार को कौन देखकर खुद डिसाइड करना देता है कि कहाँ से लेना है और कब ब्रेक लगानी है। ठीक है, तो शाहवीर ये भी बताइएगा कि इस कामयाबी से पाकिस्तान के जो दूसरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या पैगाम दे रहे हैं? इसमें सबसे पहले तो इस कामयाबी से पाकिस्तान के दूसरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये पैगाम मिलता है कि वो ख्वाब बड़े देखें एक तो, और मेहनत करें, और दूसरा जो है सबसे बड़ी बात ये पैगाम जाता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं वो किसी से कम नहीं। अगर हम लोग को प्रॉपर वसाइल फराहम किए जाएं और हम लोग को जो है हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो अगर हम लोग को जो है फराहम की जाए तो हम लोग भी किसी से पीछे नहीं रह सकते। बिल्कुल, जो पाकिस्तान के नौजवान हैं वो भी किसी से कम नहीं है। इब्राहिम नबिहा भी हमारे साथ ही मौजूद है। नबिहा, ये बताएगा कि इस वक्त जो हुकूमत है और इंडस्ट्री की तरफ से इस प्रोजेक्ट के हवाले से कितनी सपोर्ट जो है वो मिल रही है? रिपीट कर सकती हैं आप? नबिहा, बताइएगा कि जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट है या फिर इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो उनकी तरफ से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कितनी सपोर्ट मिल रही है? मुझे लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, और भी अगर सपोर्ट दी जा सकती है कि हम लोग ताकि इंटरनेशनल और भी मुकाबलों में पार्टिसिपेट कर सकें। सबसे बड़ा हुकूमत का काम ये कि वो हम जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जहाँ अपनी प्रैक्टिस फंड रेज कर सकें। ठीक है, इब्राहिम आपकी तरफ आऊँगी एक बार फिर से। आप बताइएगा कि इस वक्त जो आप ख़ास तौर पे फार्मर स्टूडेंट मुकाबला भी है और इसका जो है असल रीज़न क्या था वो भी आपने बताया। इसी तरह मैं अगर बात करूं जो पाकिस्तान के दूसरे स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियर्स हैं उनको किस तरह का मैसेज दे रहे हैं आप? तो मेरा पैगाम स्टूडेंट्स को ये है कि हमेशा बड़ी सोच रखें और उन पर मेहनत करें। रिसोर्सेज भले ही कम हों लेकिन अगर जज्बा और टीम वर्क हो तो सब मुमकिन है। ठीक है, जैसे हमारे पास फंड की कमी थी, हमारे पास बहुत कम स्पॉन्सर्स थे, लेकिन फिर भी हमने दिन रात मेहनत करके गाड़ी बनाई। और अब सब अभी सीख रहे हैं तो हमारी मिस्टेक होती है तो हमको उनसे सीखना चाहिए बिकॉज उनसे एक्सपीरियंस मिलेगा हमें। ठीक है जी। इब्राहिम, नबिहा और शाहवीर, ये तीनों वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन करने जो है वो कर रहे हैं और साथ ही साथ फार्मर स्टूडेंट मुकाबला असल में है क्या और किस तरह से जो है इस पर हम काम कर सकते हैं मज़ीद, और जो बनाए गए फार्मूला है उनकी जो मुनफरिद खसूसियात है वो भी हमसे शेयर कर रहे थे और साथ ही साथ बता रहे थे कि जो हुकूमत और इंडस्ट्री की तरफ से इसके प्रोजेक्ट्स को मज़ीद किस तरह से सपोर्ट मिल सकती है और जो हमारी इस वक्त गवर्नमेंट है वो इनको किस हद तक जो है वो फैसिलिटेट कर रही है। तीनों ने बताया, आप सबका बहुत शुक्रिया। अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसमियाती तब्दीलियों की, मौसम की, और अगर बात करें हम कि इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है, चूँकि हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा ज़ाहिर किया गया है। अभी सवात में जो सूरत हाल हुई वो आपने देखी, वहाँ पर क्या थी। तो सुबह पंजाब की अगर बात करें तो 2023 में भी जो सैलाब आया था उस दौरान भी हमने देखा कि जो पंजाब के 40 से ज़ायद गाँव थे वो इसकी लपेट में आ चुके हैं। और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ऐसे जानवर जिनको सारा दिन
जो किसान तबका है, जो देहाती लोग हैं पालते हैं, वो भी जो है उसकी नज़र हो चुके थे। तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, हुकूमत की तरफ से भी उस पर जो है वो क्या कुछ मेहनत की गई अभी तक, और मज़ीद अभी हम देख रहे हैं कि 2025 में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। तो इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सोहेल कैसर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। सोहेल कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चूँकि हम बात कर रहे हैं अभी सवात में कितनी क्रिटिकल कंडीशन है, और दूसरी तरफ बारिशों के रिकॉर्ड जो है वो टूटता चला जा रहा है, और क्लाउड ब्रस्ट की भी अगर मैं बात करूं तो ये इससे पहले हमने सुना भी नहीं था, बहुत ही कम सुनने में आता था जो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो चुकी है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वो कहते हैं ना कि शबे गम की सहर नहीं होती, जी, हो भी तो मेरे घर नहीं होती, ज़िंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शबे गम मुख्तसर नहीं होती। तो हमारे मुल्क का तो भाई यही हाल है कि कंबल सर पर लेते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव ढांपते हैं तो सर नंगा हो जाता है। ये जो स्वात में हुआ है, जो KPK में हुआ है, मेरे जैसा काम अकल शख्स भी शायद पिछले 10 सालों से इस पर इतनी रिपोर्ट्स बना चुके हैं, इतने माहिरीन माहौलियात से बात करके कि भाई अल्लाह का वास्ता है कुछ कर ले। मौसमियाती तब्दीलियाँ, उनकी रफ्तार तेज़ तर हो रही है, खुदा का वास्ता है कुछ कर लें। लेकिन क्या है कि जिस मुल्क में सिर्फ पैसा कमाना और हवसे इक़्तिदार पैदा हो जाए तो फिर इसमें यही दोनों चीज़ें प्रायोरिटी इख्तियार कर लेती हैं। इनसे फुर्सत ही नहीं मिलती कि आम बंदे के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। और नतीजा ये निकला है कि बिल आखिर वो मरहला भी आन ही पहुंचा कि जिसने पलक झपकते में स्वात में 400 से ज़ायद जीते जागते इंसानों को सैलाब की नज़र कर दिया। और एक ऐसा फिनोमिना सामने आया है जो इतना खौफनाक है कि आने वाले सालों में आप इसमें मज़ीद शिद्दत देखेंगे। अच्छा, अगर मैं सिर्फ मुख्तसर नुकसानात की बात करूं तो अब तक जो इब्तदाई तखमीना लगाया गया है उसके मुताबिक कुछ 401 अफराद जो हैं अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। तकरीबन 4054 मवेशी सैलाब की नज़र हो गए। बिल्कुल। और उसके साथ साथ अल्लाह आपका भला करे, ये सैलाबी रेले 2300 के करीब मकानों को मुकम्मल तौर पर मलियामेट कर गए। और इसमें कोई घंटों का या दिनों का या हफ्तों का वक्त नहीं लगा, मिनटों में ये सारा सिलसिला हो गया। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पत्थर भी लुढ़क कर आए। यानी अगर यही रास्ते में दरख्त होते तो ये दरख्तों के साथ कहीं मतलब अटक जाते रास्ते में, वो इतना फासला नहीं था। बहुत बड़े बड़े पत्थर, उनको देखकर अकल हैरान हो जाती है कि इनको पानी लेकर आया है या मतलब कोई अनदेखी कुव्वत है जिसने इसको यहाँ पर ला के पटक दिया है। इतने बड़े बड़े पत्थर, तो उनके रास्ते में रुकावट नहीं थी। वो मतलब बिल्कुल आबादियों को उन्होंने मलियामेट किया, पानी के रास्ते में भी कोई रुकावट नहीं थी। और इसी वजह से जब पानी पहाड़ों से नीचे आया तो उसके साथ मिट्टी के बड़े बड़े तोदे आए हैं। कभी आप गौर से देखें ना, जो इन इलाकों की जो फुटेज सामने आई है तो उसमें दुकानों में आपको बेइंतहा कीचड़ मिलेगा। बड़े बड़े तोदे लुढ़क कर आए क्योंकि वो दरख्त नहीं थे। उनकी अगर दरख्त होते तो उसकी जड़ें अपना वो जो है वो मिट्टी को मजबूती से जकड़े रखती। तो आप मुझे ये बताइए कि कोई कह सकता है कि ये तब्दीली कोई 2 सालों में, 4 सालों में या 5 सालों में या 10 सालों में? ये तब्दीली हम ही लेकर आए, दिहाइयों का सफ़र है। और हम सवाए शोर मचाने के मतलब हमने किया क्या है? इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, मौसमियाती तब्दीलियों पर हम बात कर रहे थे सोहेल कैसर साहब से। दरियाए रावी में इस वक्त क्या सिचुएशन हो चुकी है, और पानी की उन्होंने बताया कि गंडा सिंह के मुकाम पर 69,000 क्यूसेक तक जो है वो पानी हम देख रहे हैं। इसी तरह सवात में जो अभी हम देख रहे हैं क्या सूरत हाल रही पीर बाबा के जो मुकाम पर। तो लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया। 2023 में सैलाब आया, क्या सिचुएशन रही, उसके अकॉर्डिंग अगर अभी बात कर ली जाए तो आने वाले दिनों के लिए हम किस हद तक तैयार हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, ख़ास तौर पे लाहौर के वासियों के लिए। और ये लाहौर का मसला नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए अब जितने भी हमारे पास जो बिग सिटीज़ हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आएगा। डेवलपमेंट का एक तरीका होता है, तरीक़ाकार। अब बारिशें, एक तो ये एक हकीकत है कि क्लाइमेट चेंज हो चुका, हमारे पास जो टेम्परेचर्स हैं वो ज़्यादा हैं, और बहुत अर्ली वो एवेपोरेशन जो है वो जिस स्पीड से होनी होती है मानसून को सपोर्ट करने के लिए या बारिशों को सपोर्ट करने के लिए, वो शुरू हो जाती है। जिस तरह अब हमारे पास जून से पहले ही 50 तक टेम्परेचर टच करने लगता है जी, तो वो पहले स्टार्ट हो गया, तो बारिशें ज़्यादा होंगी।
अच्छा, अब बजाय इसके अब क्या होता है कि जब बारिशें होती हैं तो उन्होंने अल्टीमेटली उस पानी ने कहीं ना कहीं तो जाना है। तो जो कुदरत ने नेचुरल तरीका उसका एक रखा हुआ था कि वो ज़ेर ज़मीन जो पानी कल को हमने ही पीने के लिए इस्तेमाल करना और बाकी ज़रूरियात के लिए, वो उसका हिस्सा बनता है, जिसको हम रिचार्ज बोलते हैं। वो रिचार्ज हुआ करता था। अब क्या कर दिया कि इतना बड़ा शहर है, इतनी ज़्यादा कंक्रीट है कि हम उस कुदरती एक जो अमल था उसके दरमियान हायल हो गए। अब वो पानी, एक तो हमारा वो जो रिजर्वायर है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। अल्लाह ना करे वो वक्त लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं है कि जब कराची की तरह यहाँ पे भी हर किस्म का पानी हमें ख़रीदना पड़ेगा। जैसे अभी बता रहे थे कि वो रावी, ये यहाँ से एक रिचार्ज का दूसरा सोर्स हुआ करता था, रावी में तो पानी कोई नहीं है, वो तो बाय चांस अब आया, और जितना का आया, जितना कि वो हमारे वाले हिस्से के अंदर बारिश हुई होगी, ज़ाहिर है कि पीछे तो एज़ पर एग्रीमेंट वो इंडिया ने अपने इस्तेमाल में लाए हुए। खैर, वो कंक्रीट बिछ गई, इतने बेतहाशा सोसाइटी, इतना बड़ा शहर बन गया कि वो पानी जो है दो तरह से हमें नुकसान कर रहा है। एक तो रिचार्ज नहीं हो पा रहा, और जब सरफेस पे रहता है तो अर्बन फ्लडिंग। हमने ये देखा है कि अगर अच्छी बारिश जो है वो 2 से 3 घंटे भी हो जाती है तो लाहौर चौक हो जाता है, आप गाड़ी बाहर नहीं निकाल सकते। तो अब जो एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास अब आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है, इसी पानी को चैनलाइज कहीं ना कहीं करना होगा ताकि उसका हिस्सा बने, जिससे बचा जा सकता है। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है हम सबको, हुकूमतों को भी और हम जो आम आदमी है उसको भी, कि ये क्लाइमेट चेंज और इससे होने वाले असरात ये रिवर्ट नहीं हो सकती ओवरनाइट। ये दहाइयों पे मुहित ये ख़राबी है और इसको ठीक करने में शायद उससे भी ज़्यादा वक्त लगेगा। एक तो जो नया नॉर्मल सेट हो गया है, इस पे ख़ुद को इम्यून करना है कि अब इसके मुताबिक अब नया लिविंग स्टाइल क्या होगा उसको अडॉप्ट किया जाए। और उस अडॉप्टेशन के अंदर अब ये जिसको हम, जाहिर है कि हम आज बैठे इस पे अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसके अभी जो रिसेंट फ्लडिंग है ख़ास तौर पे जो KPK में और ये सारा कुछ ये, और इसी तरीके से अभी लाहौर में तो अभी कुछ देर पहले तक हुई थी, यहाँ पिछले साल बहुत थी जिसमें अर्बन फ्लडिंग और ये सारा कुछ था। अभी कुछ 2-3 हफ्ते हमारे ज़रा निस्बतन आराम से गुजर गए, लेकिन ये प्रॉब्लम है और इसका यही पानी जो कि नेमत है उसको जहमत हमने खुद बना लिया है। अब उस प्रोसेस को, जो गलतियां हमने की, उसके जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है उनकी तरफ हमें आना होगा। इस पानी को दोबारा नेमत बनाना होगा। उसके लिए जो हम एक कॉन्सेप्ट है कि हम इस पानी को हार्वेस्ट करें। अब हार्वेस्टिंग के कई एक तरीके हो सकते हैं, जिस तरह से मैंने अभी एक जिक्र किया कि हमारे पास जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए लोकलाइज्ड छोटे छोटे इलाकों के अंदर पानी कहाँ इकट्ठा होना है और उसको कैसे ज़मीन के अंदर फिल्ट्रेशन के बाद डालना है। बिकॉज हमारी जो आबो हवा है वो भी पोल्यूटेड है, तो जो पानी आता है वो पोल्यूशन अपने साथ लेके आता है। उसको फ़िल्टर करके एक मुनासिब सा उसका हिस्सा बनाया जाए। जो छतों का पानी है उसको हम वो अपने इस्तेमाल में लाएं गार्डनिंग के लिए। ये और मुतल्लिका जो इदारे हैं वो इस हवाले से जो है वाटर टैंक्स भी बना रहे हैं। जी जी। तो यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी, जो बात कर ली जाए, अक्सर ही हम देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट, अगर मैं जिक्र करूं उसका, तो ये होता है क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे भी इस वक्त ये ट्रेंडिंग में हम देख रहे हैं कि जगह जगह ये वायरल हो रही है जो इसकी वीडियोस इस तरह की। देखें, जो सिंपल प्रोसेस है बुखारात बनने से बारिश बरसने तक का, वो ये है कि हीट से पानी बुखारात में कन्वर्ट होगा और वो फिर क्या करता है कि वो ट्रैवल करता है हवा के साथ और आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ जाता है। तो बुलंदी की तरफ जब जाता है तो उसको टेम्परेचर का फ़र्क, ऊपर जाने से कूलिंग होती है, ठंडा होता है। इसीलिए हमारे जो ऊंचाई के इलाके हैं वो ठंडे होते हैं। जब वो ठंडा होता है तो ठंडा होने से फिर आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस होने लगता है और वो फिर बारिश की सूरत में बरसने लगता है। डॉक्टर खालिद साहब ने उन्होंने बताया कि किस तरह पानी को स्टोर करके जो है वो इस पर मज़ीद काम भी किया जा सकता है, इस हवाले से इंतजाम भी किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ सुहेल कैसर भी बता रहे थे कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो इसमें अपना क्या रोल जो है प्ले कर सकती है। दरख्तों की जो कटाई है उसको रोकना जो है वो इस वक्त सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर ये इस वक्त वाक़या मंजर आम पर आया सवात में भी, वहाँ पर दरख्त बिल्कुल ना होने के बराबर थे। तो सुहेल कैसर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, और साथ ही साथ माहिर माहौलियात डॉक्टर खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, वो आपने हुकूमत की बात की ना, तो कहते हैं गरचे शाहों से इंसाफ की तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। तो बिल्कुल मतलब अगर वो ऐसी बात होती तो इतना वो ना होता, तो हमारे साथ हिला देते रहेगा। हैं। जी, साथ ही रहेगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं कि खूबसूरत, निखरी और जो तरोताज़ा जिल्द सबकी ख्वाहिश होती है। बाजार में केमिकल से बनी बेशुमार प्रोडक्ट्स मिलती हैं, मगर उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिल्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में कुदरती हिसाब से जो बनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जिल्द के लिए बेहतर चॉइस है। आज हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक जो है एक्सफ्लोटिंग स्किन पॉलिश के बारे में, और साथ ही साथ अक्सर ख़वातीन ये जानना चाहती हैं कि ये स्किन पॉलिश जो है वो असल में है क्या, और विदाउट केमिकल्स जो है वो स्किन पॉलिश का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से किया जा सकता है, और ये जिल्द पर क्या क्या कमालात जो हैं वो दिखाती हैं। क्या ये सिर्फ चमक लाती हैं, जिल्द को अंदर से भी सेहतमंद बनाती हैं। तो आज हम इन्हीं सवालात के जो जवाबात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको बिल्कुल वहीं लेकर जाऊंगी जहां आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में नायरा आपा मौजूद है। नायरा आपा कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आज हमेशा ही स्किन को जो है वो फर्स्ट प्योरिटी रखा जाता है कि स्किन को जो है वो हमने अपना ख्याल करना है, स्किन के लिए जो वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं हमने। तो इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से ऐसे जो है वो टिप्स ख़ास तौर पर घर में ख़वातीन जो वो इस्तेमाल कर सकती हैं, नुस्खे जो है वो कौन से इस्तेमाल कर सकती हैं इस पर? हाँ जी, जिस तरह से एक्सफोलिएटिंग की आप बात कर रहे हैं, स्किन पॉलिशिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है ना वो पॉलिशर का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हर कोई जो है वो ब्लीच उठाता है और स्किन पॉलिश के चक्रों पे जो है वो अपने फेस पे लगा लेता है। ठीक है, एक तो जो है वो इस तरह से ब्लीच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल स्किन को डैमेज कर रहा है, और दूसरे नंबर पे जो है वो नाइट क्रीम, फार्मूला क्रीम में मिक्स करके अपनी स्किन के ऊपर वाइटनिंग के चक्रों में। तो ये वाला देख रहे होते हैं बिल्कुल ख़वातीन जो है खुद ही घर में जो है वो क्रीमें मुख्तलिफ ला के उसको तैयार कर रही होती हैं। केमिकल एक दूसरे से जब रिएक्ट करता है तो वो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो बस यानी कि मेन उनका ये है कि ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, तो वो ब्यूटी को निखारने की बजाय इस तरह के गलत जो है वो तरीक़ाकार के साथ अपनी स्किन को ख़राब कर लेती हैं। तो आज जो हम रेमेडीज़ लेके आए हैं वो रेमेडीज़ हैं कि सपोज अगर किसी की पिगमेंटेशन हो गई है, सन टैन हो गया है, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, एक्नी ड्राई हो गई, एक्नी के बाद के दाग धब्बे, खड्डे निशान है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो जो एक्सफोलिएटर है या ऑर्गेनिक जो स्किन पॉलिशर है, अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा, ठीक है, ट्वाइस अ वीक अगर आप इसको करते रहेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर वो वाले इश्यूज नहीं आएंगे कि जिन इश्यूज को आप जो है वो ट्रीट करने के लिए आप फिर जो है वो इस तरह की जो है वो तरीक़ाकार की तरफ, गलत जो है वो तरीक़ाकार की तरफ आप जाते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये केला आप लोग आजकल घर घर में तकरीबन आपको पता है फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, केला आप खा लेते हैं। केले का जो छिलका है ये आपको अंदाजा ही नहीं है, केले का छिलका, ठीक है, केले को आपने खा लिया, ठीक है, केला जो है ये बालों के लिए बहुत अच्छा एक आपका प्रोटीन मास्क बन सकता है, ठीक है। लेकिन आज हम स्किन पॉलिश की बात कर रहे हैं, ठीक है, केले के छिलके आपने फेंकने नहीं है, केले का छिलका आपने जो है वो ले लिया। केले के छिलके के ऊपर आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी लेनी है शक्कर, ठीक है, जो ब्राउन शुगर है या ये जो शक्कर है ये बेहतरीन एक्सफोलिएटर है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड है। और अभी मैं सोच ही रही थी कि जो शक्कर यहाँ पड़ी हुई है ये किस इस्तेमाल के लिए, शायद इसको खाना है, बल्कि इसको खाना नहीं है, इसको आपने स्किन पे लगाना है। हाँ जी, ये देखिए ये शक्कर है, आपने क्या करना है, शक्कर लेके आपने थोड़ी सी शुगर भी ले सकते हैं अगर शक्कर आपके घर में नहीं है, लेकिन बारीक होनी चाहिए, उसको छान ले, उसके ग्रेन्स जो है वो मोटे बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। इसके ऊपर आपने जो है वो शक्कर को जो है वो डाल लिया, और इसके ऊपर आप शहद डाल लें, या अगर आपकी जो है वो स्किन ऑयली ड्राई है तो आप इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा कोई भी कोकोनट ऑयल या जैतून का तेल, बादाम का जो भी अवेलेबल है ऑयल, आप जो है वो इसके ऊपर वो ऑयल डाल के, ठीक है, अच्छे तरीके से आप हाथ के साथ इसको जो है वो इसी के ऊपर आप जो है वो मिक्स कर लें। ठीक हो गया, ये आपका बेहतरीन ड्राई डेड स्किन रिमूवर आपका जो है ये पॉलिशर, ऑर्गेनिक पॉलिशर, ठीक है, आपका एक्सफोलिएटर बन गया। आपने इसको लगाना किस तरह से है, आपने फेस को वॉश कर लिया, फेस को वॉश करने के बाद आपने जो है वो इस केले के छिलके जिस पे हमने शुगर डाली, ऑयल डाला, अगर ड्राई स्किन है तो आपने ऑयल डालना है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा हनी डाल देना है। अपने नाज़रीन से जो है मज़ीद जो है वो घरेलू ख़वातीन जो घर में काम कर रही होती हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, वो शेयर करेंगे। अभी हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, जुनैद नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल है, जब वो बेसिकली स्किन के बारे में बता रहे थे तो मैंने ये पूछना था कि मेरे ना ये आंखों के नीचे वो डार्क सर्कल्स होते हैं, या आप क्या कहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। लाइक स्लीप भी मेरी प्रॉपर है, कोई इतना वो उसमें रेगुलरिटी नहीं है, तो क्या उसका कोई इशू हो सकता है या जुनैद का? हाँ, जुनैद का सवाल है कि नींद भी पूरी है लेकिन डार्क सर्कल्स जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उसका जो है वो किस तरह से इलाज किया जा सकता है? हाँ जी, डार्क सर्कल अगर आपके ज़्यादा है, देखें आगे जो है वो सर्दियाँ, गर्मियों की ट्रीटमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है, सर्दियों में थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी आजकल का जो मौसम है ये गर्मियों का मौसम है, आप क्या करें कि आप थोड़ा सा नीम गर्म दूध ले लें, नीम गर्म दूध लेके उसके अंदर एक विटामिन ई का जो है वो आप कैप्सूल डालें। जस्ट लाइक आपने 1 टेबलस्पून दूध लिया है, एक विटामिन ई का कैप्सूल इसमें डाल के आपने क्या करना है, फेस को पहले वॉश कर लेना है और आपने कॉटन डिप करके आपने ये वाला जो दूध है आप अपनी आई जोन पे जो है वो इसको लगाएं। ठीक है, ये ड्राई हो जाएगा, फिर इसको टैप टैप करके आपने जो है वो लगाना है। सारा जो मिल्क है ये आपकी आइज पे जो है वो ड्राई हो जाए, आप सो जाए, सुबह में उठ के आपने फेस को वॉश करना है। ठीक है, इसके साथ जो है वो काफ़ी हद तक आपके जो है ये डार्क स्पॉट जो है ये मिनिमाइज हो जाएंगे। कितने दिन जो है वो इसको इस्तेमाल करना है? इसको देखें, जिन लोगों के इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप इसको डेली बेसिस पे करते हैं नॉट बैड। ठीक है, तो आगे जिस तरह से सर्दियां आ रही हैं, सर्दी के मौसम के अंदर आपने क्या करना है, आपने तकरीबन 50 ml जैतून का तेल, 50 ml आपने लेना है बादाम का तेल और इसके अंदर 3 से 4 आप जो है वो बीट जम ऑयल, विटामिन ई के जो कैप्सूल है ये डाल के आप एक इस तरह से जो है वो सीरम की बोतल जो है ये बना के रख सकते हैं। ठीक हो गया, आपने नाइट में फेस को वॉश किया। आपने जब ये वाला ऑयल अपनी अराउंड द आइज, इसमें अगर आप चंद कतरे कैस्टर ऑयल के डाल लेंगे तो आपका ये एंटी रिंकल का भी काम करेगा। तो इसको लगाने का जो तरीकाकार है, आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं हो, आपने फेस को वॉश करना है, थोड़ी सी आपकी स्किन डैम्प होनी चाहिए क्योंकि डैम्प स्किन में जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होता है। बिल्कुल, इसको आप जो है वो 2-3 ड्रॉप लगा के रिंग फिंगर के साथ आप बड़ा जेंटल सा मसाज करें, एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो जिन लोगों का इशू है कि डार्क सर्कल्स का, तो वो जो है वो थोड़ी सी डेली बेसिस पे अपनी डेली रिजीम के अंदर इस तरह की जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, मज़ीद जो है वो आपा बता रही हैं कि जो केला है उसको आपने खा तो लिया लेकिन जो उसका छिलका है वो फेंके मत, ये देखें इस तरीके से। जी जी, ये देखें इस तरीके से इस पे शुगर और मैंने ऑयल लगाया है। आपने फेस को वॉश करके आपने इसको पूरे फेस पे रखना है और आपने जो है वो पूरे फेस पे इसको जो है इसको आईजोन पे भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। ठीक है, अच्छे से जो है वो मसाज करें, ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। 10-15 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर दें। आप देखेंगे कि 10-15 मिनट के बाद ही एक ही दफ़ा करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको आप ट्वाइस अ वीक करें। जिन लोगों की जो है वो पिगमेंटेशन है, सन टैन हो जाता है, ठीक हो तो उन सब के लिए ये बेहतरीन है। ठीक है, तो ये अभी मैं देख रही हूँ ऑट्स लग रहे हैं मुझे। हाँ जी, और भी आपको पता है, क्योंकि कोई भी हमें जो एक्सफोलिएशन के चक्रों में हमें कोई भी हार्श किस्म के केमिकल या हार्श किस्म के स्क्रब बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, ये ओट है, जौ का दलिया। ठीक है, ये आपने लेना है तकरीबन 1 टेबलस्पून आप जो है वो ओट ले लें। ठीक है, और इसको आप जो है वो दही के अंदर, क्योंकि दही जो है वो इसमें लैक्टिक एसिड है, नेचुरल जो है वो स्किन वाइटनर है और आपकी जो टोन है उसको बेहतर करता है। ठीक है, आपने इसको जो है वो दही के अंदर जो है वो इस तरीके से मिक्स करके इसको आपने छोड़ देना है। चंद कतरे इसमें आपने लेमन जूस के जो है वो ऐड करने। ठीक है, तो इसको जो है वो आप अपने फेस के ऊपर जो है वो जेंटल सा स्क्रब की तरह से फेस को वॉश करके इसको ट्वाइस अ वीक जो है वो आप इसको जो है वो मसाज करें। तो इसके साथ ये है कि जिन लोगों की बड़ी डेलिकेट स्किन है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये बेहतरीन है। अगर उनकी जो है वो पिगमेंटेशन वगैरह आ रही है तो उसके लिए ये वाला जो है ओट वाला दही और लेमन के चंद कतरे डालने, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, तो ये बेहतरीन है डेलिकेट स्किन के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये किस तरह से घर में आप मास्क बना के अपने फेस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, आपकी स्किन जो है वो चमकेगी भी और जो है दूसरे केमिकल्स उससे भी महफूज रहेगी। तो नायरा आपा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी, बता रही थी कि घर में ख़वातीन किस तरह के जो है वो टोटकों का इस्तेमाल कर सकती हैं, स्किन के लिए जो कौन कौन सी जो वो नुस्खे हैं वो घर में खुद तैयार कर सकते हैं। तो प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।